नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो की शुरुआत यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सबसे विस्फोटक खबर से करने जा रहे हैं। खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की बहुत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। वो हमला ऐसा वैसा हमला नहीं होगा, डायरेक्ट परमाणु बम से पुतिन पर हमले का ये पूरा प्लान तैयार किया गया है, बनाया गया है। पुतिन के नाम आखिर किसने परमाणु बम बनाया है? आखिर वो लोग कौन है जो व्लादिमीर पुतिन पर परमाणु हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए मिलने जा रहा है। अगर ये दावा सही है तो वाकई दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए रूस पश्चिमी देशों के लिए यमराज साबित होगा। अगर पुतिन के खिलाफ वाकई में इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो ये मानकर चलिए कि अब दुनिया बहुत जल्द परमाणु जंग की भट्टी में चलने वाली है। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन के बाद जो अब होने वाला है उसकी कल्पना ना तो रूस ने की थी और ना ही यूक्रेन और नाटो ने। क्या पूर्व केजीबी एजेंट और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु बम से मारने की साजिश हो रही है? यह दावा किया है रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तास को दिए इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ताकि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अगर यह दावा सही है कि ज़ेलेंस्की नाटो के साथ मिलकर पुतिन पर सीधे एटम बम से हमला करने का षड्यंत्र रच रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नाटो दुनिया को तबाह करने वाले प्लान पर तैयार क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी देशों को एहसास हो चुका है कि अगर पुतिन को जल्द जान से नहीं मारा गया तो पुतिन अपने घातक परमाणु मिसाइलों से पश्चिमी देशों को भस्म कर देंगे? क्योंकि जिद्दी पुतिन पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि अगर रूस के वजूद पर कोई आंच आई तो फिर रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। क्या पुतिन की यही धमकी यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देशों के लिए करो या मरो वाली साबित हो चुकी है? Недобыча. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. 10 महीने से पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। नाटो के हथियार और ब्रिटेन, अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन में धीमा तो पड़ा है लेकिन हार नहीं रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो 70 साल की उम्र में भी पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए अब दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियां ये रिपोर्ट दे चुकी हैं कि पुतिन को जंग में हराने का एक ही रास्ता है, पुतिन की मौत। चाहे फिर उन पर सीधा परमाणु हमला ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए रूस के क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर डायरेक्ट एटम बम से हमला करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसका दावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में किया है। लावरोव ने कहा है, पेंटागन के कुछ अज्ञात अधिकारियों ने वास्तव में क्रेमलिन पर डिकैपिटेशन झटका की धमकी दी थी, लेकिन वास्तव में ये रूस के प्रमुख को शारीरिक रूप से खत्म करने का खतरा है। सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हमले की मांग की थी। ज़ेलेंस्की के इस मांग पर नाटो ने अपनी सहमति दे दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह दावा वाकई बेहद सनसनीखेज है, लेकिन अगर पुतिन को एटम बम से मारने की कोशिश हुई तो फिर रूस बिना सोचे समझे पश्चिमी देशों पर एटम बम की बरसात कर देगा।
हिरोशिमा और नागासाकी से 1000 गुना ताकतवर रूस के परमाणु बम के हमलों से अमेरिका और ब्रिटेन तक तबाह हो जाएंगे। हम आपको पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद रिसर्च का वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन अगर चाहे तो यूक्रेन की 4 करोड़ 10 लाख आबादी को पल भर में कुछ परमाणु बमों से भस्म कर सकते हैं। वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक रूस अगर परमाणु बम गिराता है तो मात्र 5 घंटे के अंदर 3.4 करोड़ लोग मारे जाएंगे। वहीं परमाणु हमले की चपेट में आकर 5 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे। इन आंकड़ों में वो लोग शामिल नहीं हैं जो रेडिएशन या दूसरी वजहों से बाद में मर जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक रूस अपने कालिनिनग्राड हवाई अड्डे से अमेरिका और नाटो के खिलाफ परमाणु हमला कर सकता है। परमाणु हमले के मॉडल के मुताबिक रूस 300 वॉरहेड या तो फाइटर जेट से या फिर कम दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों से नाटो के ठिकानों या यूरोप में बढ़ रहे सैनिकों पर दाग सकता है। इसके जवाब में नाटो अलायंस फाइटर जेट की मदद से 180 परमाणु बमों से रूस पर पलटवार कर सकता है। ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या मात्र 3 घंटे में 26 लाख तक पहुंच जाएगी। इस हमले के बाद अमेरिका अपनी परमाणु मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार सकता है और 600 खास टारगेट पर परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका पुतिन के परमाणु इरादों को भांप चुका है। अमेरिका को लगता है कि अगर पुतिन के साथ यूक्रेन कुछ महीने और जंग करता है तो फिर पुतिन यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कहा है कि पुतिन एटम जंग करने से पहले 100 बार सोच लें। I spent a lot of time today talking about that. Let me just say, Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. We don't know. But it would be a serious पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 300 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने दिखा दिया है कि रूस के खिलाफ हार का यूक्रेन और नाटो कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों ना करे, पुतिन का रूस हर वार पर जबरदस्त पलटवार करता रहेगा। रूस ने तो यूक्रेन को आखिरी चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के 4 प्रांतों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन पर रूस ने यूक्रेन से कब्जा छोड़ने की आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी है। यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले रूस करेगा। रूस यूक्रेन जंग में एक बात और जान लीजिए जिसे लेकर अमेरिका और नाटो के सभी 30 देश बहुत घबराते हैं, और वो है कि अगर रूस के अंदर किसी रूसी सैन्य ठिकानों पर कोई भी एक अमेरिकी मिसाइल गिरती है तो उसी वक्त परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस की परमाणु नीति के तहत जैसे ही रूस अपने खिलाफ मिसाइल लॉन्च होते देखेगा, रूस सभी नाटो देशों और अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक परमाणु हमला कर देगा। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं। ट्रंप ये भी मानते हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। The immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. रूस की फौजें बहुत बड़ी तैयारी कर चुकी हैं। 3 लाख रिजर्व सैनिक कीव पर आखिरी हमले को तैयार हैं। इधर अमेरिका और नाटो के हथियार रूस को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि पुतिन के परमाणु हमले के इरादे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। ऐसे में अगर नाटो ने रूस पर या फिर पुतिन पर सीधा परमाणु हमला किया तो वाकई में यूरोप और अमेरिका भस्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में रूस क्या कर सकता है, ये भी जान लीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक नाटो की ओर से परमाणु हमला होने से पहले रूस अपने मिसाइल साइलों, सबमरीन और मोबाइल लॉन्च पैड से परमाणु हमला कर सकता है। यह परमाणु हमला करीब 45 मिनट तक चलेगा। इस जंग के आखिरी चरण में दोनों पक्ष एक दूसरे के 30 बड़े शहर और आर्थिक केंद्रों के 5 से 10 परमाणु बम गिराकर उन्हें तबाह करने की कोशिश करेंगे। इस परमाणु जंग से महज 45 मिनट में 8 करोड़ 53 लाख लोग मारे जाएंगे।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए पुतिन पर सीधे परमाणु हमले की गुस्ताखी कर सकते हैं? क्योंकि पुतिन ने एक इंटरव्यू में भविष्यवाणी की थी कि परमाणु युद्ध के बाद रूसी लोग स्वर्ग जाएंगे। पुतिन की इस भविष्यवाणी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों नाटो और अमेरिका पुतिन को खतरनाक नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और क्रूर मानते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग पुतिन की शर्तों पर ही खत्म होगी, वरना पुतिन परमाणु बमों से यूक्रेन पर कब्जा करने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। We should say publicly that if Putin did authorize the use of a nuclear weapon, he would be signing his own suicide note. And I think that needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. पिछले 10 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब तक यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका की मदद से रूस के 14 जनरलों को जंग में मार गिराया है, लेकिन उसके बावजूद रूस की सेना कमजोर नहीं दिख रही है। इसीलिए जब यूक्रेन ने इसी महीने दिसंबर में 66 साल के रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को जान से मारने का प्लान तैयार किया था, तो आखिरी वक्त में अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर यूक्रेन ने 66 साल के रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को जान से मारा तो पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका तक को परमाणु मिसाइलों से हमला कर देंगे। शायद इसी वजह से अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये दावा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर सीधा परमाणु हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि पुतिन के बाद रूस में कोई भी परमाणु हमले का आदेश देने वाला ना बचे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई पुतिन पर परमाणु हमला करना इतना आसान है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूरोप और अमेरिका का क्या होगा? व्लादिमीर पुतिन पर परमाणु हमले का सीधा मतलब है सर्वनाश को बुलावा देना। लेकिन इसी बीच पश्चिमी मीडिया में एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट यह है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मॉस्को में हलचल बेहद तेज हो गई है। क्रेमलिन में वैगनर चीफ को तलब भी किया गया है। फिर हकीकत क्या सामने आई है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप जान जाएंगे। इस फूट से जीत का भरोसा टूट जाएगा। Начальнику генерального штаба. इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी। Ты пидор и черт ебаный. इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा। इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут... इस कलह से कादिरोव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 3 सबसे बड़े वफादार, तीनों पर पुतिन को सबसे अधिक भरोसा था। तीनों खूंखार, तीनों पुतिन के लिए जान लेने और जान देने में देर नहीं करने वाले। पहला वैगनर ग्रुप, दूसरा रोसेट ग्रुप और तीसरा रमजान कादिरोव। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन के इस तिकड़ी में तोड़ फोड़ हो गया है। पुतिन की इस मौत बांटने वाली फैक्ट्री में फूट पड़ गई है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके रणभूमि में बगावत पर उतर गए। बगावत का वीडियो नंबर 1। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Нормально. Тепло, блин, нифига у вас потолки. Вот, работает. Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает, все.
आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही ये दो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। पहला वीडियो दिन का है, दूसरा वीडियो रात का है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के खिलाफ विद्रोह का मोर्चा खोल चुके हैं, वो भी यूक्रेन युद्ध की रणभूमि में। Начальнику генерального штаба. Ты пидор, ты чё? पहले वीडियो में वैगनर ग्रुप का लड़ाका गोले खत्म होने की बात करते हुए सुनाई दे रहा है। गोलियों के कम होने का दावा कर रहा है, लेकिन रूस इसे नाटो का प्रोपेगेंडा करार दे रहा Мы है। тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. इस वीडियो को वायरल कर दावा किया गया है कि अब पुतिन और वैगनर ग्रुप में नफरत की खाई गहरी हो रही है। जैसे जैसे महायुद्ध का दायरा बढ़ रहा है, मिसाइल की गरज तेज हो रही है, ड्रोन अपना दम दिखा रहे हैं। वैसे वैसे पुतिन के घर में कलह भी आसमान छू रही है, तनाव बढ़ने लगा है और पुतिन अकेले पड़ने लगे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना के पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुकी है, अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुकी है। लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में फूट के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवगेनी पिरोगजिन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। तो क्या कल तक जो येवगेनी पुतिन की हाँ में हाँ मिलाते थे, उनका इरादा अब बदल गया है? क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाले पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री तक घूम गया है? ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। वैगनर ग्रुप रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में इसे प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था।
बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में दिखा था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक 1.25 महीने के युद्ध के बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप को अब उत्तर से हटाकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में तैनात कर दिया है, खासकर डोनेस्क इलाके में, जहां रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुचा पार्ट 2 को अंजाम दे सकते हैं। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहीं की ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंट। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से भी जाना जाता है। नाम है येवगेनी पेरोक्सिन। येवगेनी पेरोक्सिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगेनी पेरोक्सिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन येवगेनी पेरोक्सिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन की प्राइवेट सेना खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में ये सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़ा हुआ है। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहां तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में खून बहाने के लिए डोनेस्क में डटे हुए हैं। ऐसे में येवगेनी पेरोक्सिन का पुतिन के खिलाफ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दावा तो यहां तक किया गया है कि येवगेनी पेरोक्सिन पुतिन के लिए अब एक नई नरभक्षी ब्रिगेड बनाने में लगे। येवगेनी को लेकर यूरोप की मीडिया में खास रिपोर्ट छपी, जिसमें बताया गया कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन के इस काम को येवगेनी पेरोक्सिन ही अंजाम दे रहा है।
येवगेनी रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल करने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा और ऐसा 6 महीने तक करने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से बिताने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. येवगेनी पेरोक्सिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पेरोक्सिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस वक्त उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे ही मिशन को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोक्सिन ने पूर्वी साइबेरिया के एक जेल का दौरा किया है और वहां से भी कैदियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। यानी पुतिन की फौज में नरभक्षी को शामिल करने का काम वही शख्स कर रहा है जो वैगनर ग्रुप का मुखिया है। क्या नए साल यानी कि साल 2023 में यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या साल 2023 में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार यानी अमेरिका खुद टूटकर बिखरने वाला है? क्या साल 2023 में अमेरिका में एक नए राष्ट्रपति देश की कमान संभालने वाले हैं? क्या यूरोप में एक बार फिर नाजी साम्राज्य का उदय होने वाला है? वो कौन है जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रच रहा है? आखिर यूक्रेन के इस महाजंग के दौरान ये सवाल क्यों उठ खड़े रहे? हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर यूक्रेन जंग की आड़ में ये कौन सा खेल जारी है। यूक्रेन युद्ध के बीच शुरू हुआ माइंड गेम। रूस ने फिर दी यूक्रेन को वार्निंग। जंग खत्म करने की रूस की नई शर्त। पुतिन का लास्ट अल्टीमेटम। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जंग में रूस और यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही देश सीज फायर या फिर शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जंग मैदान में दोनों एक दूसरे को निशाना बनाकर कैसे एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, ये हकीकत तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस वॉर फ्रंट के अलावा भी दोनों देशों के बीच एक दूसरी जंग छिड़ी हुई है और वो जंग है ब्रेन गेम। ब्रेन गेम यानी एक ऐसा हथियार जिसके जरिए रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे की सेनाओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस ब्रेन गेम के दौरान रूस ने साल 2022 खत्म होने से पहले यूक्रेन को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। आपको रूस के इस लास्ट अल्टीमेटम का सच भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस ने अपने लास्ट अल्टीमेटम में क्या कहा है आप वो देख लीजिए। हमारा प्रस्ताव है कि यूक्रेन विसैन्यीकरण करे और उसके अधीन इलाकों को नाजियों से खाली करवाए, जहां से रूस की सुरक्षा को खतरा है। यूक्रेन रूस के नए इलाकों पर कब्जे को मान ले। बात बहुत सरल है, यूक्रेन उन्हें अपने भले के लिए पूरा करे, वरना इस मसले का हल रूसी सेना करेगी।
आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर रूस के इस लास्ट अल्टीमेटम का मतलब है क्या। रूस की इस चेतावनी का पहला मतलब है कि यूक्रेन फौरन ये जंग बंद करे। दूसरा मतलब है रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों पर हक छोड़ दें। तीसरा मतलब जंग जारी रखने की एवज में अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल सितंबर 2022 में रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में जनमत संग्रह करवा उन्हें रूस में शामिल कर लिया था और अब रूस इन इलाकों पर अपना कब्जा मानते हुए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के जनमत संग्रह को सिरे से खारिज कर दिया था, लिहाजा अब भी ऐसी उम्मीद कम ही है कि यूक्रेन रूस के इस लास्ट अल्टीमेटम को मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और यूक्रेन का परचम कभी भी झुकने नहीं देंगे। Тиждень надзвичайно важливий для України. Для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік, щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на усіх ділянках нашого з вами кордону України. Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для усіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Ми обов'язково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि यूक्रेन रूस के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस माइंड गेम के दौरान ये बात कही थी कि मॉस्को बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अमेरिका और नेटो की वजह से यूक्रेन रूस से शांति वार्ता करने के लिए कतरा रहा है। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस जानबूझकर उसके देश के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से उसके खूबसूरत शहर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। Подивіться, який у Росії наступ. Що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя, біль, руїни і могили. Це так званий руський мір. Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України крок за кроком, повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні і сході нашої держави, є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपने बहादुर सैनिकों पर नाज है, तो राष्ट्रपति पुतिन को अपने भरोसेमंद सिपह सलारों पर। और पुतिन के एक ऐसे ही सिपह सलार हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने जंग को लेकर तो नहीं, अलबत्ता यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर एक भविष्यवाणी की है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन